ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2021 इज, फिर नीचे आपको बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस सम में दो पार्टनर्स हैं। मैं एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह तो मैंने बना ही दिया है पहले से ही। अब नीचे में वर्किंग नोट्स में इनका जो ओल्ड रेशियो है वो सब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट वगैरह तो सब ऊपर से ही कॉपी कर लिया है, वर्किंग नोट्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। 5:3 मतलब 5/8 एंड 3/8, ये इनका ओल्ड रेशियो है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनकी आपको दी हुई है बैलेंस शीट, नीचे आपको ये बैलेंस शीट दिख रही है, एंड उसके नीचे आपको दी हुई है इनकी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। मतलब पहले इनका जो रेशियो था वो था 5:3 ओल्ड रेशियो, एंड अभी जो इनका रेशियो हो गया वो 3:5 हो गया। तो न्यू रेशियो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3:5। चेंज हो गया इनका रेशियो 3/8 एंड 5/8। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हमेशा कैलकुलेशन के टाइम पे काम आती है। अब स्टेप्स में लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताए थे, लास्ट सम जो मैंने लॉन्ग सम आपको कराया था, एंड इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस या जितने भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर स्टेप 3 में जितनी भी गुडविल की रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं, ओके, वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में नॉर्मल एडजस्टमेंट, फिर स्टेप 5 में अनटिक आइटम्स, एंड उसके बाद लास्ट में मैं बैलेंस शीट करता हूँ। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ओके, लास्ट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अच्छा, जो भी बैलेंस शीट में आपको अमाउंट्स दिया हुआ है उनका कहीं ना कहीं पे एक इफेक्ट होगा सेम साइड। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगा। हाँ, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट एंड एक होगा क्रेडिट। चलो, ये रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स के बेसिस पे मैं ये हर एक लॉन्ग सम सॉल्व करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्स और वाई कैपिटल है दो, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो ही पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, तीसरे कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस कॉलम में मैं स्लैश लगा देता हूँ। ओके, आप नहीं लगाना। ठीक है, आप नहीं लगाना, आप तीसरा कॉलम बनाना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लैश स्लैश लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं तीसरे कॉलम में स्लैश लगा देता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई दो कैपिटल हैं, उनका आपको कैपिटल दिया हुआ है 52,000 एंड 54,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 52,000 एंड 54,000। एक्स और वाई का जो कैपिटल था उसका एक इफेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया। बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट्स हैं उनका एक ही इफेक्ट होगा, सेम। देखो, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, ओके, एंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में भी हमने क्रेडिट ही किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम जितने भी रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लायबिलिटी साइड पे आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व। अब रिजर्व्स वो ही नाम जो 9 नाम मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रूल्स में मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो सब जो मैंने 9 नाम आपको लिखवाए हैं उन्हीं 9 नाम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जैसे एक रिजर्व होता है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व। ठीक है, तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जो नाम मैंने आपको बताए हैं उन्हीं नामों को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बाकी जैसे यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड,
तो प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके अंदर जो पैसे होते हैं वो एम्प्लॉयज के होते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी में से हर महीने पैसे कटते हैं एंड वो उनके पीएफ में जमा किए जाते हैं, ताकि वो जब वो रिटायर हो या उनकी डेथ हो जाए, कोई भी रीजन से वो निकले, तो उनको ये पैसे मिले। ये हमारा बिजनेस का, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा पैसा नहीं है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओके, बाकी जैसे जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का जो 4800 है, हाँ ये हमारा पैसा है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर हमेशा मैं ये चेक करता हूँ कि कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले तो उसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई है। तो पहली एडजस्टमेंट गुडविल की है, दूसरी एडजस्टमेंट मशीन एंड स्टॉक की है, तीसरी एडजस्टमेंट वर्कमैन कंपेंसेशन की है। वर्कमैन कंपेंसेशन में इन्होंने एडजस्टमेंट दी है। तो जनरल रिजर्व में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व एंड 5:3 जो इनका ओल्ड रेशियो था उसमें मैं ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो टोटल 4800 मल्टीप्लाई बाय 5/8, इसकी अमाउंट है 3000 एंड उसके बाद 4800 मल्टीप्लाई बाय 3/8, जो बच गया 1800 वो वाई को मिलेगा। इसमें जनरल एंट्रीज वगैरह तो पूछी नहीं हुई हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। ये इसका एक ही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट का जो भी अमाउंट है उसका एक ही इफेक्ट होगा। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसको कुछ नहीं करना है। अब जो भी अमाउंट मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ या जो भी अमाउंट मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, वो मैं हमेशा इस तरीके से टिक लगा देता हूँ। जैसे दोनों कैपिटल की अमाउंट हो गई, ये मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जनरल रिजर्व को मैंने सॉल्व कर लिया, जनरल रिजर्व मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। तो जो भी मैं सॉल्व करते जाऊंगा ऐसे टेक्स्ट बुक में टिक करते जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और उसका आपको एक एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट के क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 6000 रुपीज। अब ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन की एडजस्टमेंट दी हुई है, एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट के क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसका स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको करवाया था सॉल्व, जिसमें WACF के जितने भी टाइप्स थे वो मैंने सारे के सारे सिखा दिए थे। ऐसा ही एक IFR होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी एडजस्टमेंट होता है, उसके भी जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने सारे के सारे सिखा दिए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपको आना चाहिए वर्कमैन कंपेंसेशन। फिर भी ध्यान से समझो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 10,000 रुपीज। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में हमेशा ऊपर से 5-6 लाइन्स छोड़ देने के, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 लाइन छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WACF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ओके। एंड इसकी अमाउंट जो मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्लेम है 6,000 रुपीज का ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। तो ये 6,000 रुपीज जो है ये मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा, ये 6,000 रुपीज का जो क्लेम है ये आउटर कॉलम में आएगा, एंड बाकी के जो पैसे बच जाएंगे वो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो बाकी 4,000 रुपीज जो बच गए वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये 4,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ये रहे वो दो ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एंड टोटल कितनी अमाउंट बच गई थी 4,000 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 2,500 रुपीज एक्स को मिल रहे हैं, एंड बाकी जो बच गए मतलब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 1,500 रुपीज मिलेंगे वाई को। तो ये इसके हो गए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के इफेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ होता, अज्यूम करो यहाँ पे लिखा हुआ होता कि वर्कमैन कंपेंसेशन का जो क्लेम है वो 12,000 रुपए का है। तो अब हमारे पास है 10,000 रुपए, और अगर क्लेम 12,000 रुपए का आ जाता तो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखता 12,000, ओके। एंड फिर मैं यहाँ पे लिखता एड WACF, ठीक है, या एडिशन, अच्छी तरह से लिखूँ तो एडिशन इन WACF, और फिर मैं यहाँ पे लिखता 2,000। अब क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपए थे, हमें 2,000 रुपए खुद के डालने पड़ रहे हैं, तो ये हमारा लॉस होता, तो मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट करता। पर ऐसा यहाँ पे है नहीं, हमारे पास WACF था 10,000, उस पर क्लेम आया 6,000 रुपीज का, एंड अभी क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि ये हमने क्लेम पे किया, इसीलिए मैं अभी भी इसको लाइबिलिटी साइड पे लिख रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि क्लेम पे भी कर दिया है तो ये 6,000 रुपीज भी मैं माइनस कर देता, तो फिर WACF में 0 रुपीज आते। पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि क्लेम पे किया है, ओके। तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे।
4,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी हो गया, टिक कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको ये टिक कर दिया मैंने। ओके, अभी लाइबिलिटी साइड पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, उसको छेड़ नहीं रहा हूँ मैं। फिर एसेट साइड पे आपको गुडविल दिया हुआ है, इसका क्या करना है वो मैं बताऊंगा। फिर मशीन, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बैंक, एंड उसके बाद आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 800 रुपये। ये भी एक अकोमुलेटेड लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये 800 रुपये एसेट साइड पे दिए हुए हैं, मतलब डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट ही होंगे। डब्ल्यू जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसकी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। अब 800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5/8 ये होता है 500 रुपीज़। एंड ऑब्वियसली जो 300 बच गए, मतलब 800 मल्टीप्लाई बाय 3/8 वो मिलेंगे वाई को। ठीक है, तो ये अकोमुलेटेड लॉस है, एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, उसके बाद कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने कैपिटल की वैल्यू लिख दी, स्टेप 2 में मैंने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 गुडविल की जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ होता है ना, ये ओल्ड गुडविल होता है। ये ओल्ड गुडविल को हमेशा, ये मैंने रूल्स में भी लिखवाया है, ओल्ड गुडविल को हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएनएल रेशियो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो गुडविल एसेट साइड पे दिया हुआ है, मतलब डेबिट साइड, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू गुडविल, एंड गुडविल के जो कितने रुपीज थे 8,000 रुपीज। ओके, तो 8,000 रुपीज में गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8 वो होता है 5,000 रुपीज, एंड उसके बाद 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 वो होता है 3,000 रुपीज। तो ये मैंने ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे गुडविल की वैल्यू की इंफॉर्मेशन दी हुई है। गुडविल की नॉर्मली न्यू वैल्यू जो है वो एडजस्टमेंट्स में दी हुई होती है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं गुडविल इज रीवैल्यूड एट इतने रुपए, या न्यू गुडविल इज इतने रुपए, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, पर एडजस्टमेंट में जो भी आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई हो वो हमेशा न्यू वैल्यू ही होती है। यहाँ पे दी नहीं हुई है, यहाँ पे हमको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज, तो थर्ड चैप्टर आना चाहिए गुडविल वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,500 4,000 6,500। तो पहले तो मेरे को गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो जो तीनों साल के प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। ये इक्वेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो तीनों साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो हम प्लस करेंगे एंड उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू तीनों साल का प्रॉफिट जो ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले 2019 के 7,500 उसके बाद 4,000 एंड 6,500, 75 4 एंड 65। ठीक है, ओके 7,500 फिर 4,000 एंड 6,500। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। परफेक्ट। अब इसको हम डिवाइड बाय करेंगे 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 ये होता है 18,000। अभी 18,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 6,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 6,000 रुपीज। एंड इसके बाद गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट है 6000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, शायद 2 ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिए हुए थे। हाँ ये रहे 2 ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 12,000 रुपीज़। अब ये गुडविल की वैल्यू हमारे किस काम आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल की वैल्यू प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने में काम आएगी। इसकी वर्किंग नोट्स आगे अभी हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस की फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, SON सन, सन एंड GNO। सन मतलब सेक्रीफाइस की फॉर्मूला, GNO मतलब गेन की फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वापस से मेरे को इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी। दोनों का भी पार्टनर्स का हम सेक्रीफाइस एंड गेन जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि जिस पार्टनर को इस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, वो पार्टनर पैसे पे करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल पे करेगा उस पार्टनर को जिसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्रीफाइस ऑफ एक्स। ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/8 एंड माइनस एक्स का जो न्यू रेशियो है वो है 3/8। तो एक्स का लॉस हो गया 2/8 प्रॉफिट का, ये सेक्रीफाइस है। एंड ऑब्वियसली दो ही पार्टनर्स हैं, तो एक्स का अगर सेक्रीफाइस हुआ है तो जो वाई है उसका प्रॉफिट ही हुआ होगा, गेन ही हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ वाई। इसका आंसर गारंटी माइनस में आएगा, -2/3 आएगा। तो पहले इसका रेशियो था 3/8, अभी इसका रेशियो हो गया 5/8, मतलब -2/8 इसका आंसर है, मतलब इसको गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन ऑफ वाई। अब वाई जो है उसको प्रॉफिट हुआ, 2/8 शेयर का प्रॉफिट हुआ, तो वो एक्स को प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू गुडविल। हमेशा न्यू वैल्यू चाहिए होती है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू वैल्यू निकालते ही नहीं है गुडविल की, क्योंकि वो समझते हैं कि गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। जो क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है वो गुडविल की ओल्ड वैल्यू है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं एक बार लास्ट बार बता देता हूँ। जब रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, तब हर एक एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है, उसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है। तो गुडविल की वैल्यू को भी रीवैल्यू करना जरूरी है, गुडविल की वैल्यू को वापस से कैलकुलेट करना कंपलसरी है। तो जो ओल्ड गुडविल की वैल्यू है वो हमारे कोई काम की नहीं है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी फाइंड करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। तो अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल या ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2/8। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8 साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8, तो इसका आंसर आ रहा है 3,000 रुपीज। अब ये 3,000 रुपीज वाई जो है वो देगा एक्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है, क्वेश्चन ये रहा पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वाई जो है ये पैसे एक्स को कैश में देने वाला है। वैसे तो क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वाई को ये पैसे देने हैं कि नहीं, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी भी आपको बोलेंगे नहीं कि ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं। ओके, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। इसीलिए इसके शॉर्ट सम्स मैंने, गुडविल की प्रीमियम की शॉर्ट सम्स मैंने पहले कराए, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसके शॉर्ट सम्स मैंने पहले कराए। उसका रीजन यही था ताकि आपको ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, हिडन एडजस्टमेंट्स, वो आपको सॉल्व करनी आए अच्छी तरह से। क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गुडविल की ओल्ड वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करो, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ आपको न्यू गुडविल की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ नहीं बोला हुआ है। ये आपको खुद से फाइंड करना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल देने वाला है वाई एक्स को, कितने रुपए देने वाला है वो भी क्वेश्चन में कभी नहीं बताएंगे, वो भी आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, एंड ये जो एडजस्टमेंट है गुडविल की एडजस्टमेंट,
ये हर सम में आती है, ऐसा कोई भी सम नहीं है जिसमें ये एडजस्टमेंट नहीं है, भले ही वो लॉन्ग सम एडमिशन का हो या भले ही वो लॉन्ग सम रिटायरमेंट का हो या डिसोल्यूशन का हो, गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा आती है, इस टाइप के लॉन्ग समस में हमेशा आती है। तो ये बहुत कंपलसरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ही अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आएगी तो फिर सम पूरा कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ध्यान दो इस एडजस्टमेंट पे। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इनके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में ये पैसे मैं डाल दूंगा कितने 3000 रुपीज़, एंड वाई के अकाउंट में से पैसे मैं काट लूंगा, डेबिट कर लूंगा 3000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वाई के पर्टिकुलर्स में लिखूंगा, सॉरी एक्स के पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा वाइस कैपिटल अकाउंट, एंड जो वाई का पर्टिकुलर है उसमें मैं लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब एक्स जो है वो ये बोलेगा कि ये पैसे मुझे वाई ने दिए, और वाई जो है वो ये बोलेगा कि ये पैसे मैंने एक्स को दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट सॉल्व। अच्छा, न्यू गुडविल की वैल्यू भी बहुत बार मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर जो आपने न्यू 12,000 रुपीज़ के गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की है, ओके, वो बैलेंस शीट में लिखनी है कि नहीं लिखनी है? तो उसका जवाब है नहीं लिखनी है, ठीक है। न्यू गुडविल की वैल्यू हम यहाँ पे एसेट साइड पे नहीं लिखते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट एक रूल है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये रूल हर एक सम में फॉलो किया जाता है कि गुडविल की वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न कभी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इतना हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई गुडविल की न्यू वैल्यू, गुडविल की कैलकुलेशन सॉल्व। इसके बाद हम नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है, थर्ड एडजस्टमेंट भी WACF की थी, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी सेकेंड एडजस्टमेंट मशीन एंड स्टॉक के रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं मशीन की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं टिक भी कर देता हूँ। मशीन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 38,000 रुपीज़। तो नीचे जाएंगे एसेट साइड पे, ठीक है, एसेट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन, एंड इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 38,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीन एंड स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। ओके, मतलब ये इनकी न्यू वैल्यू दी हुई है। मशीन की वैल्यू हो गई है 45,000, एंड स्टॉक की जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, स्टॉक की वैल्यू जो है वो हो गई 8,000। ओके, वो भी चलो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के लिख देता हूँ 8,000। अच्छा, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है वो भी लिख लेते हैं क्वेश्चन में से। ओके, तो स्टॉक मैं टिक भी कर लेता हूँ, स्टॉक ये रहा, स्टॉक आपको दिया हुआ है 7,000 रुपीज़। तो स्टॉक की वैल्यू थी 7,000, एंड अभी स्टॉक की वैल्यू हो गई है 8,000। मशीन की वैल्यू थी पहले 38,000, अभी मशीन की वैल्यू हो गई 48,000, मतलब दोनों में वैल्यू बढ़ी है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे मशीन में मैं लिखूंगा एप्रिसिएशन, टोटल 45,000 में से 38,000 माइनस करेंगे, टोटल 7,000 आएगा, 7,000 रुपीज़ वैल्यू बढ़ गई। एंड स्टॉक में एप्रिसिएशन नहीं होता है, स्टॉक में होता है इंक्रीज, ठीक है, 1,000 रुपीज़। तो ये 1,000 एंड 7,000 हमारा प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय मशीन, एंड 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट क्रेडिट कर दूंगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं लिखूंगा 1,000, एंड यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये जो हमारा प्रॉफिट था ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ये इसके इफेक्ट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई। फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की थी, सॉल्व कर दी। सेकंड एडजस्टमेंट मशीन की थी, सॉल्व हो गई। उसके बाद क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन वाली एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, परफेक्ट जा रहे हैं अभी तक। हाँ, उसके बाद अभी अनटिक आइटम्स जो हो चुकी हैं आइटम्स उनको मैंने टिक कर दिया है। अब जो आइटम्स बच गए, ये स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट स्टेप होता है, सिर्फ देख के लिखना है आपको। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है तो लाइबिलिटी साइड पे, एसेट साइड दिया हुआ है तो एसेट साइड पे, मतलब देख के लिखने के फ्री के मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एंड आउटर कॉलम में मैं लिख देता हूँ 1,000 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं,
तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको कितने रुपीज़ के दिए हुए हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको 5000 रुपीज़ दिए हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000। आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एसेट साइड पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है मशीन हो गया, गुडविल हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर आपको दिया हुआ है 15,000, तो ये एसेट साइड पे लिखेंगे 15,000। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, फर्नीचर के बाद आपको दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स 33,000। 33,000 डेटर्स, वो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सन्ड्री डेटर्स के बाद स्टॉक हो चुका है बैंक बैलेंस 25,000। अच्छा, बैंक में अगर आपको एसेट साइड पे दिया हुआ हो तो वो बैंक बैलेंस होता है, एंड अगर बैंक लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ हो तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो ये एसेट साइड पे दिया हुआ है मतलब बैंक बैलेंस है, तो 25,000 रुपीज वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंक बैलेंस 25,000 रुपीज। तो अब बैलेंस शीट में भी जितने अनटिक आइटम्स थी वो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, खत्म हो गया। एडजस्टमेंट भी सारी सॉल्व हो गई, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, वो भी सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में स्टेप 6 बचता है हमारा बैलेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करते हैं। यहाँ पे 2 ही एंट्री है, क्रेडिट साइड का टोटल है 8,000, वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे 8,000। हम डेबिट साइड पे तो कोई लॉस हमारा हुआ ही नहीं, तो ये 8,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्स और वाई लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड ये 8,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,000 ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PNL रेशियो, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 5,000 रुपीज़, बाकी जो बच गया 3,000 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो ये आ गया प्रॉफिट। यहाँ पे हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल में मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं एक्स में लिखूंगा 5,000, वाई में मैं लिखूंगा 3,000, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, हम हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड बनाया हुआ है, आपको ऐसे साइड बाय साइड नहीं बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे आधे पेज का रिवैल्यूएशन, आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड फिर दूसरे पेज पे आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज का। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इस हिसाब से क्यों लिखा हुआ है, ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लिखने में थोड़ा आसानी होती है, यहाँ पे टाइपिंग करने में, अकाउंट्स ढूंढने में थोड़ा आसानी होती है, नहीं तो नीचे ऊपर बार बार करना पड़े। साइड में जाना थोड़ा इजी है, इसीलिए मैंने ऐसे साइड बाय साइड बनाया हुआ है। आपको ऐसे नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके नीचे बैलेंस शीट, एंड फिर सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल, एंड फिर आपको दूसरे पेज पे बैलेंस शीट बनानी है। ओके, हाँ, अभी ये प्रॉफिट भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का 8,000 रुपीज़। अभी पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल है 65,500, एंड वाई का क्रेडिट साइड का टोटल है 60,300। यही टोटल मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। तो एक्स में 65,500 में से 5,500 माइनस कर देंगे, तो 60,000 रुपीज़ बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस CF, ये हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। तो 60,000 रुपीज़ एक्स का बैलेंस आ रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे 60,300 माइनस 3,000। ओके, तो वो 2 मिनट मैंने गलत माइनस किया, 60,300 माइनस, ओके 6,300 करना है, 60,300 माइनस 6,300, तो इसका टोटल आ रहा है 54,000। अब ये जो बैलेंस है ये यहाँ पे हुआ डेबिट, तो
बैलेंस शीट में होंगे क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी साइड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, नीचे मैं लिखूंगा एक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई। एक्स का जो कैपिटल है वो है 60,000 एंड वाई का जो कैपिटल है वो है 54,000। टोटल इनका 60 प्लस 54 1,04,000 रुपीज आउटर कॉलम में जाएगा। हाँ, अब लास्ट में मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डेट मैं लिख देता हूँ, मैंने डेट नहीं लिखी है। बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्टेड ऑन 31/3/21 था शायद, मैं एक बार डेट देख लूँ। क्वेश्चन में 1 अप्रैल 31/3/22 आएगी अगले साल की, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट में यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो टैली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा मेरी एडवाइस यही रहेगी, एसेट साइड का टोटल निकालो एग्जाम में एंड लायबिलिटी साइड पे लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये एसेट साइड का टोटल है, ये मैंने लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। नहीं आ रहा है, डिफरेंस है कुछ, ओके। देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो एसेट साइड का टोटल है 1,26,000 एंड लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 116, मतलब 1,16,000। तो डिफरेंस है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ क्या मिस्टेक है। 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, कोई अमाउंट मेरी लिखनी रह गई, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सैंडरी क्रेडिटर्स 5,000, गुडविल की वैल्यू नहीं लिखनी है। फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000 लिखा है मैंने, फर्नीचर 15,000 लिखा है, ठीक है। बैंक बैलेंस भी मैंने लिख दिया है 25,000। स्टॉक की वैल्यू 8,000, सैंडरी क्रेडिटर्स 33,000, मशीन की वैल्यू 45,000, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दी है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। ये मेरे को मेरी मिस्टेक मिल गई, सब कुछ सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। ये 60,000 प्लस 54,000, तो इसका टोटल होता है 1,14,000। मैंने 1,04,000 लिखा था, मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 1,04,000, तो हमारा 110,000 का डिफरेंस आ रहा था। असली टोटल है इसका 114,000, ठीक है, मतलब 1,14,000। तो ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई, परफेक्ट सम कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आंसर भी दिया हुआ है। प्रॉफिट है 8,000, कैपिटल है 60 एंड 54 एंड बैलेंस शीट का टोटल है 126। परफेक्ट, चेक भी हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। उसके नीचे ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पॉज करके लिखते जाना प्लीज। उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे बनाना पॉज कर करके। उसके बाद है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद ये वर्किंग नोट्स, ठीक है। बैलेंस शीट ये लो, पॉज करके लिख लो। उसके बाद नीचे वर्किंग नोट्स, ठीक है। पहले वैल्यू गुडविल की कैलकुलेशन के एंड उसके बाद ये सेक्रीफाइस एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन के वर्किंग नोट्स। सब पॉज कर करके लिखते जाना, ठीक है। नहीं लिखोगे तो सब भूल जाओगे, ओके। लिखना ज़रूरी है, जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता है। वीडियो लेक्चर देख के या लाइव लेक्चर अटेंड करके आपको ऐसे ही लगेगा हाँ इसके इफेक्ट्स ऐसे होंगे ऐसे होंगे, और जब आप खुद करोगे ये सम ऐसा सम सॉल्व तो आपको पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता है।